स्वागत करता हूं। आप जुड़ चुके हैं IBC 24 उत्तर प्रदेश के साथ। आप जरा सोचिए, भारत की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों में से एक वंदे भारत ट्रेन में अगर किसी को मारा पीटा जाए और इतना मारा जाए कि खून बह जाए। भाई, तीन ही अग्रणी ट्रेनें हैं भारत में, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और अभी हाल ही में चल रही वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन में बबीना के एक विधायक हैं, नाम है उनका राजीव सिंह परीक्षा। उनके समर्थकों ने एक यात्री को इतनी बेरहमी से मारा पीटा है, उसे कई जगह पर ब्लड निकला है, बहुत मारा पीटा है। राजीव सिंह के 8 समर्थकों ने मिलकर मारा पीटा है और राजीव सिंह बीजेपी के विधायक हैं और इनकी लिस्ट में चेक कर रहा था, इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 332, 327, 331, 389, 506, 188, 323, 347, ये गिनती नहीं गिन रहा हूं मैं। ये बीजेपी के विधायक के खिलाफ ये आपराधिक मामले दर्ज हैं थाने में, ये उन्होंने किया है, ये रिकॉर्ड है उनका। पहले जरा एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा प्ले कीजिए, दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये वंदे भारत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें होंगी। लेकिन वो पुलिस वाले थे ना, उनके सर काफी पीटे। लेकिन वो पुलिस वाले थे ना, उनके सर काफी पीटे। लेकिन वो पुलिस ये देखा आपने, इसको मारा पीटा है इस यात्री को। तो इस तरह की गुंडई चल रही है और अब तक इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। इसी ट्रेन पर मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रामनिवास रावत भी मौजूद थे। रामनिवास रावत ने भी इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और रेल मंत्री से गुहार लगाई है। ये क्या हो रहा है वंदे भारत में? और सवाल यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी क्या इस मामले में कोई एक्शन लेंगे? जीआरपी पुलिस क्या इस पूरे मामले में कोई एक्शन लेगी, या ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं इसलिए इनको छोड़ दिया जाएगा? ये फिर से मैं कच्चा चिट्ठा खोलूं क्या इनका? ये जब ये चुनाव लड़ रहे थे तब इन्होंने दस्तावेज लगाए थे चुनाव आयोग में, सारे दस्तावेज 332, 327, यानी सरकारी अधिकारी को डराने धमकाने का आरोप, मारने पीटने का आरोप, इसके अलावा इसके तरह जमीन हड़पने का आरोप, कई आरोप है इनके ऊपर। देखिए 332 से 327, 331, 506, 188, 323 और 347, ये है बीजेपी विधायक का आचरण और अब तक नहीं हुई है किसी तरह की कार्रवाई। इस सवाल खड़े कर रही है। एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1 जुलाई से एक बड़ा नियम चेंज कर दिया है। जो घरों तक राशन पहुंचता था, अब बकायदा उसका ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे। ओटीपी आप दर्ज कराएंगे तभी आपको राशन मिलेगा। तब तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित होते थे। अखंड, बिना देरी किए जरा आप बताइए कि इस खबर के बारे में डिटेल आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है ये? जी राहुल, आपको बता दें कि टेक होम राशन के तहत फेस रिकग्निशन सिस्टम और ओटीपी के माध्यम से 1 करोड़ जो 18 लाख लाभार्थी हैं, उनको अब इसी के तहत केवल और केवल जो फूड पैकेट्स होते थे वो दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं एक धांधली होती थी जिसको रोकने के लिए सरकार ने ये पूरी तरीके से ये सिस्टम लाया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो सचमुच जो लाभार्थी हैं, जो कुपोषण के खिलाफ अभियान है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। 1 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और कुपोषण के खिलाफ अभियान में एक बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिलेगी। बहुत सी ऐसी बातें की जाती कि 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए और जो स्कूल जाती थी किशोरियां, उनको ये पैकेट दिया जाता था जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देते थे। अब आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्त्री हैं वो टैबलेट के माध्यम से पहले उनका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से पहले लाइव फोटो लेंगी, उसके बाद एक मोबाइल पे उनके ओटीपी आएगा, जिसके बाद मिलान के बाद ही उनको ये फूड पैकेट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सचमुच में जो लाभार्थी हैं, जिनको लाभ पहुंचना चाहिए था, जो कहते थे कि इसमें स्कीम में या बहुत से ऐसे लोग थे फर्जी नाम जोड़ दिए जाते थे, जिसे सरकार को भी कहीं ना कहीं एक चपत लगती थी। सरकार ने इस चीज को भी ध्यान में रखा और कहीं ना कहीं लाभार्थी तक ये पूरी की पूरी जो पैकेट्स है, फूड पैकेट्स हैं,
जो कुपोषण के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, कुपोषण के खिलाफ जो अभियान चला रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और सीएम योगी भी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि कुपोषण के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ये साफ तौर पर इसको खत्म करके ही मानेगी। और इसी के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब 2024 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो जिले के जो डीएम है उनको इसको लेकर के निर्देशित किया गया है कि 1 जुलाई से पहले जो भी सारी जरूरत की चीजें हो उसको पूरा कर लिया जाए, और कैसे भी हो 1 जुलाई 2025 से लोगों को, लाभार्थियों को इसी के तहत ही ये फूड पैकेट दिए जाए। राहुल, बिल्कुल, यानी अगर इस फूड पैकेट को आपको लेना है तो ये आपके चेहरे को दिखाना होगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके बाद ओटीपी जाएगी। अब इसमें 1,18,00,000 लोग हैं, लाभान्वित हैं, लाभार्थी हैं, तो इनके लिए राहत की बात है। अभी देखिए बताया ना अखंड ने कि इस कई तरह की धांधलियां भी हो रही थी, उस धांधली को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय लिया है। एक बार सभी को स्क्रीन पर लेकर आइए जरा सावन। अवनीश अवस्थी कानपुर से है, ज्ञानेन्द्र मिश्रा प्रतापगढ़ से है, इंद्रवीर सिंह रायबरेली से है, और अखंड ने तो अभी जानकारी ये भी दी है कि भाई अब ये बड़ी अच्छी सुविधा आ गई है धांधली को रोकने के लिए कि टेक होम सिस्टम में अब आपको ओटीपी अपना दर्ज कराना पड़ेगा। अवनीश अवस्थी ये बताइए कि क्या हुआ भाई, सीएमओ निपट गए? विधानसभा स्पीकर की चिट्ठी भी काम नहीं आई, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी ना, तो आ, आ, 2 विधायकों की चिट्ठी काम आई, एमएलसी की काम आई, ना आपके गोविंद नगर के विधायक की चिट्ठी काम आई, और ना इतने बड़े लीडर सतीश महाना की चिट्ठी काम आई। इनको तो निपटा दिया गया सीएमओ महोदय को। देखिए राहुल, जिस तरीके से ये प्रकरण लगभग 5 से 7 दिन से चल रहा था, तो कहीं ना कहीं जो है लगातार देखा जा रहा था कि जो भाजपा है कहीं ना कहीं 2 खेमे में बट गई है, जिसके बाद में जो जिलाधिकारी के पक्ष में 2 विधायक और लगभग 3 विधायक जो है कहीं ना कहीं सीएमओ के पक्ष में थे। लेकिन फिलहाल सरकार ने जो है जनता की सुनी, और जनता की क्योंकि जीत इसको कहा जाएगा, क्योंकि लगातार जो है सोशल मीडिया पे इस तरीके का ट्रेंड चला था कि सभी पूरी जो कानपुर की जनता है वो डीएम के साथ में है। तो फिलहाल सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है, और उनके ऊपर एक विभागीय कार्रवाई की भी जो है कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है, क्योंकि जब इनको निलंबित किया गया उसके बाद भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहीं ना कहीं डीएम पर फिर से निशाना साधा कि वो गलत तरीके से उनसे जो है पैसे उगाही का एक जरिया बनाना चाहते थे। लेकिन डीएम ने भी इसमें सफाई दी, और शाम को एक उनकी तरफ से एक लेटर आया जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से गलत आचरण के तौर पर इन्होंने ये कार्य किया है उसकी एक विभागीय जांच होगी और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य की जीत, अगर कहा जाए तो सत्य की जीत हुई। और जो जिलाधिकारी है, पूरा जो कानपुर है कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के साथ था, तो सरकार है या ऊपर जो सिस्टम बैठा हुआ है उसने देखा कि कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के अगर ये पक्ष में मामला ना जाता तो कहीं ना कहीं जो है एक आक्रोश भी जो है जनता के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता था। अच्छा, ये अखंड एक आप जुड़े भी हैं, आप इस अखंड को स्क्रीन पर लाइए कि ये लेटर तो अभी तक ओरिजिनल है ना विधानसभा के स्पीकर का, कोई भी उनकी तरफ से कोई टिप्पणी तो नहीं आई ना? जी राहुल, बिल्कुल टिप्पणी नहीं आई, और ये ओरिजिनल ही लेटर है। जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही कि कहीं ना कहीं उनके पास पहुंचे थे सतीश महाना के पास, जिसको लेकर के उन्होंने लेटर लिखा, और कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये अच्छे इंसान हैं और इनकी मदद की जाए, क्योंकि विधानसभा स्पीकर सतीश महाना की एक अंदर अच्छी बात है कि उनके पास कोई पहुंचता है तो उसकी कोशिश करते हैं कि कम से कम उसकी मदद की जाए। लेकिन इस लेटर का दुरुपयोग किया गया। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से अवनीश बता रहे थे कि कल जब ये पूरी कार्रवाई उनकी, पहले तो उनको हटाया गया, उसके बाद उसके निलंबन का जब लेटर आया तो उसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उससे पहले ही आरोप लगा देते अगर इस तरीके के आदेश आने से पहले। और सबसे बड़ी बात है कि दलित जो नाम उन्होंने बोला कि दलित और मंदबुद्धि लेकर के ऐसे शब्द डीएम ने प्रयोग किए। सबसे बड़ा सवाल है राहुल कि जब आप विधानसभा स्पीकर के पास जाते हैं, विधायकों के पास जाते हैं कि आप उनके लिए, वो लोग आपके लिए लेटर लिखते हैं, तो क्या आप उनको बताते हैं कि इस लेटर में ये चीजें आप लीजिए कि मेरे खिलाफ इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किया गया है। जिलाधिकारी जब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, फरवरी से पूरा मामला चल के आ रहा है, जब वहां पे औचक निरीक्षण पे मिलते हैं और जब वहां पर तमाम जो कर्मचारी अनुपस्थित होते हैं, उसके बाद वहां के जिलाधिकारी सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं। धीरे 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 ये मामला जून तक पहुंच जाता है, और जब कल कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर एक ब्लैक लिस्टेड फंड के जो कुछ जो फंड था उसको जारी करने के लिए दबाव बनाया गया कि जाति सूचक और फिजिकली भी उनको कोशिश की है उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की, ये भी बात सामने आई है। लेकिन बड़े बेबाकी से विधानसभा चलाते हैं सतीश महाना जी,
इस बार विपक्ष के सवालों का सामना भी करना पड़ेगा कि भाई आप ऐसे लोगों के लिए भी लेटर लिख देते हैं। तो एक चीज तो ये हो गया। और ये कौन है भाई अखंड? ये जो 5 कालिदास मार्ग के आसपास गाड़ी चला रहा था, फर्राटे से स्टंट कर रहा था, वो सावन जरा वीडियो तो जरा प्ले कीजिए तो हमारे दर्शक भी देखे। तो मुख्यमंत्री ऑफिस के पास की तस्वीरें हैं। ये कौन है स्टंट कर रहा है? अखंड मैं देख रहा हूं कि शायद ये मुख्यमंत्री चौराहे से 1090 तक गया होगा, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये उसी रास्ते से गया होगा, वही रास्ता मुझे नजर आ रहा है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई कि नहीं, जो मतलब मुख्यमंत्री के चौराहे से ऐसे स्टंट करते चला जा रहा है? बिल्कुल राहुल, पहले तो कार्रवाई की बात कर लेते हैं। इस युवक को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है, ठीक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पोल है और इन पोलों में आपको कैमरे दिखाई दे रहे होंगे राहुल, और ऐसे ही कैमरे राजधानी के सभी इलाकों में है और मुख्य चौराहों पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब एक युवक स्टंट करता है, वो भी मुख्यमंत्री आवास के बेहद नजदीक, पुलिस नहीं देखती है। जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है ये वीडियो, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। ये क्या कैमरे केवल चालान काटने के लिए है लखनऊ पुलिस के लिए? यहाँ पर केवल बड़े बड़े मोटा चिट्ठा लोगों के घर में 2-2 हजार रुपए का ओवर स्पीडिंग का गलत पार्किंग के चालान के लिए क्या ये कैमरे लगाए गए हैं? इस तरीके से जो कहते हैं ना कि जो रईस जादे हैं, जो अपनी गाड़ी पर, एक सबसे बड़ी बात है राहुल कि इसमें जो निकल करके सबसे बड़ी बात आ रही है कि इस स्कॉर्पियो पे ना सिर्फ स्टंट कर रहा है युवक, बल्कि विधानसभा का जो पास होता है वो भी गाड़ी पर लगा हुआ है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी के लिए सवाल खड़े करते हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि युवक इस तरीके से मुख्यमंत्री आवास के पास इस तरीके स्टंटबाजी करते हैं, जिसके ऊपर विधानसभा का स्टिकर लगा रहता है। क्या यूपी पुलिस ये कैमरे केवल और केवल चालान काटने के लिए लगा रखी है, या फिर जब सोशल मीडिया पर वायरल होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है पहली बार राहुल कि ये पहला ऐसा वीडियो, ऐसे कई वीडियो आते हैं। और लखनऊ के आपने भी देखा है कि 1090 के पास मरीन ड्राइव है, वहां पर इस तरीके से तमाम, कभी कोई केक काटता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। ज्ञानेंद्र मिश्रा कहाँ निकले भाई? आज आपकी टीम कहाँ निकली है? क्या खबर है प्रतापगढ़ की? मैं देख रहा हूँ आप भी जैसे अखंड खड़े हुए हैं चौराहे पे, वैसे आप भी चौराहे पे मौजूद हैं। क्या है आज चौराहे की चकल्लस क्या है? बिल्कुल, देखिए चकल्लस से ही स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ी खबरों के साथ, प्रतापगढ़ के साथ स्टार्ट करेंगे। और हमारे साथ अखंड जुड़े थे, शायद अखंड को ये जानकारी भी होगी कि 3 खबरों में सबसे बड़ी खबर है प्रतापगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश में कि सपा से कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव का 1 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति जो है जब्त की गई है। साउथ ब्लॉक में उनका लखनऊ में आवास था। लखनऊ की खबर है, अखंड को जानकारी हो या ना हो, लेकिन हम बता दे रहे हैं खास तौर पे कि देखा गया कि लास्ट टाइम जानकारी है। अरे सुनिए, अखंड को जानकारी, उन्होंने ग्रुप में खबर भेजी है, मेरे पास भी व्यक्तिगत खबर भेजी है। अरे हमारे योद्धा हैं आप लोग भाई, सबको खबर है। यहाँ पे इंद्रवीर को भी जानकारी होगी। हाँ बोलिए। और हम लोग निकले हैं कुंडा के लिए ही प्रस्थान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज प्रतापगढ़ पुलिस गुलशन यादव के ऊपर और भी कार्रवाई कर सकती है। उनके जो शहर से लेकर के उनके घर तक में जितनी भी, जिसने रघुराज प्रताप सिंह की इस बार बड़ी मुसीबत कर दी थी, फजीहत कर दी थी, बामुश्किल रघुराज प्रताप सिंह जीते हैं, वही है ना? बिल्कुल 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 वही है गुलशन यादव, जो चुनाव लड़े थे 2022 में। और तकरीबन राजा भैया कहे तो हर राउंड में गुलशन यादव आगे ही पीछे 100-200 से मार्किंग से, वरना राजा भैया हाथ कहाँ जोड़ते हैं, हर जगह जहाज जोड़ रहे थे वो। गुलशन यादव नाक में दम कर दिया था भैया, क्लियर बात है। और दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे के अंदर जो 2 घटनाएं घटित हुई थी, सबसे बड़ी बात आपको बता दे रहा हूं कि प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने एक बड़ा एक्शन लिया है। तकरीबन 14 फरार अपराधियों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। और जो भी इनकी सूचना देगा, हर शहर में हर एक कोनों में इन्होंने पोस्टर चस्पा करवा दिए हैं। 25-25 हजार का इनामिया घोषित किया है। और पहली बात तो 2 घटनाएं नहीं, 3 घटनाएं ऐसे घटित हो चुकी थी, जिसमें एक दिलीपपुर में भी घटना घटित हुई थी। उसमें भी सारे आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित करा दिया गया। और तीसरी बड़ी खबर कुंडा से है, यह फिर से
एक मामा के लड़के ने अपने ही भाई को किडनैप किया और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक नवाबगंज थाने पहुंचते हैं, मात्र 6.5 घंटे के अंदर उस लड़के को सकुशल रिकवर कराते हैं आईफोन के माध्यम से। क्योंकि जो मामा का लड़का था उसने अपने दोस्त से बॉम्बे में जो था, ऋतिक यादव नाम बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से जो है उसने 5 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने बताया कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में कर्ज में ये डूबा हुआ था, जिसके कारण इसने फिरौती मांगी थी और 1 से 1.5 लाख रुपए ऋतिक यादव को भी देना ये चाह रहा था। और जो कर्ज इसने लिया था उसको भी उससे भी छुटकारा पाना चाह रहा था। काफी रईसी से रहता था। फिलहाल लड़के को रिकवर कर लिए, जो अपहरण हुआ था लड़के का उसको रिकवर कर लिए सकुशल 6 घंटे के अंदर। रात 1 बजे के आसपास उसे रिकवर कर लिया गया था और जो आरोपी है उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल गुलशन यादव के ऊपर आज भी और कार्रवाई होनी है। अब देखना है कि कौन सी कार्रवाई आगे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भी कुंडा बुलाया जाए, हम लोग ऑन द वे है कुंडा के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप पहुंचिए भी, ऑन द वे रहिए। गुलशन यादव ने अगर गलत तरीके से संपत्ति बनाई है तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी खबरों में हंसी मजाक तो रहती है, कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार, इंद्रवीर भी जुड़े हुए हैं, आदर्श भी जुड़े हुए हैं और कुलदीप अमेठी से जुड़े हुए हैं। आदर्श बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आप आगे आपसे बात करूंगा। अखंड, आपका धन्यवाद। ज्ञानेंद्र, चूंकि आप ऑन द वे हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए। इंद्रवीर, क्या खबर है रायबरेली से? जी राहुल, आपको बता दें रायबरेली की सबसे बड़ी खबर कल जो है एक डाकिया जो है डाक देने जाता है घर में, और जब डाक देने के बहाने अगर बात करें तो वो अपने वहां पे उसकी जो है माँ जो घर पे होता है, कोई अवेलेबल नहीं होता है। जब जाता है तो 11 साल की एक बच्ची होती है और 11 साल की बच्ची को डाक देने जब जाता है तो डाक दे देता है और बेटी से पानी मांगने की कोशिश करता है। और जब पानी देने बिटिया जो है घर में जाती है तो उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है और 4 पाइप उसको धक्का दे देता है। और घर पे कोई नहीं था और बेटी ने कहा कि घर पे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जिस तरीके से ये डाक बाबू के ऊपर जो है आरोप लग रहा है फिलहाल, और इस पे IBC 24 ने जब SHO से बात करी तो SHO ने बताया कि हाँ मामला संज्ञान में आया और अभी फिलहाल इस पे जो है जांच चल रही है। लेकिन आज इस पे जो है मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन सबसे बड़ी घटना यह है कि जब इसका एक वीडियो भी हमारे पास, और जब ये पुख्ता तब हुआ क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं ऐसे मामलों में, खासकर जब किसी की किसी से लड़ाई होती है। लेकिन IBC 24 इसको कंफर्म तब करता है जब मुकदमा दर्ज हुआ। दूसरी चीज, जब हमारे पास एक वीडियो हाथ लगा कि जब वो गए तो उस बच्ची ने एक अच्छा चीज ये किया कि जैसे वो घर में घुसा तो बेटी ने दरवाजा बंद कर लिया और गांव वालों को जो है उसमें चिल्लाने लगी, तो ये बंद हो गए घर के अंदर। और उसके बाद जब गांव वालों ने पुलिस को डायल 100 को कॉल किया और जब पुलिस आई तो पुलिस ने क्योंकि जब पुलिस भी जाती है तो वीडियो बनाती है, तो वीडियो बनाते हुए ये वीडियो है उसको निकाला पुलिस ने, उसको थाने में ले जाकर उसकी मां की तहरीर पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है 11 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का। और इस पे SHO या अभी पुलिस के जो आधिकारिक जो क्षेत्राधिकारी है वहां पे गिरजा शंकर त्रिपाठी आए हैं, अभी नए नए क्षेत्राधिकारी आए हैं, इनको वहां का चार्ज दिया गया। लेकिन अभी तक क्षेत्राधिकारी SP और एडिशनल SP का कोई भी इसमें बयान या पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन मुकदमा दर्ज किया गया। जी, एक वर्ड मेरे जहन में लाया, अच्छा लगा मुझे, डाकिया। लेकिन उसके पल जब अगली आपने खबर बताई तो उतना ही दुख हुआ। डाकिया डाक देने के लिए आया था, लेकिन डाक देने के बहाने वो पानी मांगता है 11 साल की बच्ची से और उसके बाद उसके ऊपर दुष्कर्म करने की कोशिश का आरोप लगता है। एक तो अपने ड्यूटी के दौरान ये उसने किया है, दूसरी बात कि अब बताइए, लोग सहजता से पानी पिला देते हैं, अगर कोई पानी मांग रहा है और कई बार कोई नहीं मांगता अपने दरवाजे पर तब भी पानी दे देते हैं, तो ऐसे लोगों का विश्वास उठता है ना। ये बड़ी सीधी सी बात है। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप बता रहे हैं, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आदर्श, हरदोई से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल जी, आज हम बताना आपको चाहेंगे कि आज हम उस जगह पर खड़े हैं जो शहरी क्षेत्र में एक माइनर जो निकल रहा है, तो उस एक तरफ जो है शहरी क्षेत्र है, एक तरफ है ग्रामीण क्षेत्र। तो यहाँ पर जो पहले माइनर था उसकी गहराई काफी कम थी, बहुत ज्यादा 2 या 3 फुट थी। लेकिन नहर विभाग की एक लापरवाही सामने देखने को मिल रही है कि पहले हम आपको लोकेशन दिखला दें। देखिए ये माइनर है,
ये क्या है? जी, ये राहुल जी, ये माइनर है और इस माइनर में इतनी ज्यादा गंदगी फैली है और इसकी अभी कुछ दिन पहले नहर विभाग के द्वारा जो है सफाई की गई है और जो मिट्टी निकाली गई थी यहाँ के जो ग्रामीण है और जो शहरी क्षेत्र है उनके घरों के बाहर निकाल के डाल दी गई थी। ये इन लोगों ने पटरा लगा के जी जो ये आने जाने का रास्ता बना है, ये भी तो खतरनाक है यार। मैं देख रहा हूँ आदर्श, जी जो ये पटरा लगा के जी लोगों जी ने राहुल रास्ता बनाया, ये तो जानलेवा हो सकता है। जी राहुल जी, मैं ये बिल्कुल क्या उसके लिए हम लॉजिक है? बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये पटरा बनाया गया है निकलने के लिए, ये यहाँ के ही बासिंदों ने बनाया है अपने ही पैसों से। लेकिन यहाँ पर नहर विभाग की इतनी ये एक बल्ली और के सहारे लापरवाही बना है देखने को क्या? मिल रही। सर ये बल्ली सहारे तो नहीं बना, लेकिन इसमें जो एक गाटर लगे उस गाटर के ऊपर आप देख सकते हैं, हम उसी पटक जा रहे हैं, दिखाएं आपको। ये तो खतर खबर जी में खबर है। देखिए जी ये जो बना हुआ है, हम उस तरफ खड़े हैं इस समय मौके पर हैं और ये जो है गाटर के ऊपर बल्ली के सहारे बनाया गया जो यहाँ के मोहल्ले वासियों ने बनाया है। और इसको इस प्रशासन की अभी जो चूंकि नए डीएम अनुन्य झा जी आए हुए हैं, उनको हो सकता है यहाँ पे जानकारी ना हो, लेकिन मुझे चैनल के माध्यम से उनको और ये दिखाना माइनर चाहेंगे में जो बता रहे थे, कि ये इसमें क्या यहाँ गंदगी है या पानी जमा है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? हाँ, इसमें दिक्कत ये आ रही है, इस माइनर को जो गहराई करीब 8 फुट गहरी कर दी गई है और निकलने बिल्कुल रास्ता नहीं है। यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं, यहाँ पर कई बार बच्चे गिरे हैं, जानवर गिर चुके हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों की मदद से, शहरी की मदद से इसको निकाला गया है। लेकिन इस नाले की गहराई तो सफाई कर दी गई, लेकिन इसकी कोई ध्यान नहीं दिया गया निकलने के लिए। ये जो ग्रामवासी है या शहरवासी है, निकलना भी दूभर है। हमारे साथ कुछ जो ग्रामवासी है, उससे जानना चाहेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। आइए, आप आ जाइए, ठीक। आ जाओ, हाँ, पूछिए। हम हाँ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ नहीं, हाँ। हम हमको देख सकते हैं राहुल जी आप? हाँ हाँ, दिखाई दे रहे हैं आप। राहुल जी, पूछिए हमारे साथ एक माता जी है, ये बेचारी बहुत बुजुर्ग है, देखेंगे इनके चलने में दिक्कत जी क्या है, यहाँ समस्या है? यहाँ समस्या बहुत भारी है। खोद के डाल दिया गया और बस लोग खबर नहीं ली कि यहाँ कौन मरेगा कौन जिएगा, मकान तोड़ दी। हाँ हाँ, अस्पताल तक नहीं जा पाती, तबीयत खराब हो जाती है तो अस्पताल तक नहीं पहुँचती है। अरे यहाँ पर ये जो बनाया गया था, इसमें कैसे आप लोग निकलते हैं, क्या समस्या? मैं नहीं निकल पाती। जी हाँ, घर में रहती है, देखो खराब होती जा रही है और नहीं निकल पाती, क्या करें। हमारे भैया भी खड़े हैं यहाँ पर, हमसे इधर आ जाइए। पूछिए उनसे भी। जी भैया, क्या है समस्या यहाँ पर? ये जो माइनर खुदा हुआ है, इसको क्या है पूरा मामला? समस्या कुछ नहीं है, ये नहर विभाग ने अपना अतिक्रमण किया हुआ था, लेकिन अतिक्रमण करने के बाद में उन्होंने इधर कुछ भी नहीं देखा है, जिसके कारण बड़ी अव्यवस्था है। यहाँ पे 10 फीट करीब गहरान है, कोई बच्चा इस उनसे निकलता है, गिरने की संभावना रहती है। ये दोनों बड़े मोहल्लों को टच करता है। यहाँ पे कोई भी निकलने की ना तो कोई पुलिया की व्यवस्था की गई है, ना माइनर की मिट्टी हटाई गई है। बाकायदा अगर देखा जाए तो एक तरीके से बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, इधर एक स्कूल है अवध पब्लिक स्कूल, वहाँ के बच्चे इधर से ही निकलते हैं, अभी स्कूल खुल गए हैं। ये काफी छोटे समस्या तो छोटे है, वो बच्चे दिखाई निकलते दे हैं, रही है। यहाँ आप के इनसे हाथ पकड़ बातचीत के जारी निकालते रखिए। हैं। फिलहाल ये मैं बुजुर्ग लोग हैं, और ये लोग प्रिंसिपल दवा सर के लेने पास नहीं जाऊंगा। जा पा रहे आप हैं। कंटिन्यू रखिए, बातचीत जारी रखिए आप। बाबू जी अभिषेक, जी जितेंद्र श्रीवास्तव और कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, आप बातचीत जारी रखिएगा, आप स्क्रीन पे है, उनसे समस्या पूछते रहिएगा। अभी तीन लोगों को स्क्रीन पर लगाई, बाबू अभिषेक सिंह, जितेंद्र श्रीवास्तव और कुलदीप। इन तीनों को स्क्रीन पर लाए, चूंकि समय का थोड़ा अभाव है। जितेंद्र, बड़े दिनों बाद आए बस्ती से, आज की खबर क्या है बड़ी? बिल्कुल, अगर राहुल बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले की बात की जाए, फरी हत्याकांड का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था। फिलहाल इसमें जो है 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अभी भी ये खड़ा हुआ है कि जमीनी विभाग ने जिस तरीके से जो मारपीट वहां पे हुई और 13 साल के एक नाबालिग बच्ची को चाकू से उसे मार दिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि आईबीसी के पास में आज एक्सक्लूसिव वहां का एक वीडियो वहां पे मिला है। फिलहाल अगर वो प्ले हो सके तो हमारे दर्शक भी देख सके। आरबीसी में वो साफ, वो जो वीडियो आज वो मिला उसमें साफ देखा जा सकता है किस तरीके से लाठी और डंडे से ये जो है हंगामा वहां पर। फिलहाल 13 साल की नाबालिग बच्ची को जिस तरीके से चाकू से मारा गया, फिलहाल बस्ती पुलिस के ऊपर भी काफी सवाल खड़े हुए, क्योंकि आपको राहुल ये भी बता दें कि जिस तरीके से ये घटना हुई, लगातार बस्ती में लगातार कुछ दिनों से जो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है और जो पुलिस उसमें मुठभेड़ भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसमें अपराधी फरार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से आईबीसी ने एक बार एक
प्रोग्राम किया तो दिखाया भी था कि डीएम और एसपी की कार्यशैली पे भी हम लोगों ने सवाल उठाए थे, किस तरीके से वो लोग अपना जो है काम करते हैं। लेकिन उस समय हमने बस्ती के एसपी के खिलाफ साफ कहा था कि उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया। लेकिन आज अगर मौके की बात की जाए तो पिछले 1 महीने से बस्ती पुलिस का जो रवैया है पूरे तरीके से फेल है, सिस्टम पूरे तरीके से फेल है, अपराधियों पर नकल कसने में बस्ती पुलिस पूरी तरीके से फेल है। इस तरीके से अगर राहुल आपको बता दें कि जिस तरीके से मुठभेड़ हुई, लोगों को मारा जा रहा है, गोलियां चली है, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका खुलासा नहीं हुआ, अब लगभग 1 महीने के आसपास होने जा रहा है, लेकिन अभी तक बस्ती पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। नाबालिग बच्ची के साथ आज ये जो घटना हुई है 13 साल की परी बहुचर्चित हत्याकांड का मामला ये माना जा रहा है, जिसमें 11 लोगों के ऊपर आरोप थे, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल 6 लोग फरार है। लेकिन एक खास चीज में राहुल आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के कुछ जो पदाधिकारी है, जो लोग है, बस्ती पुलिस और यहाँ के प्रशासन के रवैये के ऊपर मैं आपको बता दूं कि बस्ती का जो प्रसिद्ध चौराहा है, झंडा चौराहा, उस झंडे चौराहे पे अपने तिरंगे के नीचे वहां बैठ के लगातार 3 दिन से वो लोग धरना दे रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं। बारिश की बात की जाए, लगातार बारिश भी हो रही है, वहां पे लोग बैठे हैं वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बस्ती पुलिस और जो अधिकारी है उनके रवैये की वजह से अभी तक वहां पे कोई भी जो अधिकारी है वहां नहीं पहुंचे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से पैमाइश को लेकर वहां ये कांड हुआ, पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई, पुलिस मौके पे वहां पे नहीं पहुंची और ये हत्या हो गई। फिलहाल अब सबसे बड़ा घेरा यह होता कि क्योंकि जिस तरीके से वहां पे उस परिवार ने एक एप्लीकेशन दिया, उसके बाद में लेखपाल वहां गए, लेखपाल की इसमें गलती मानी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि लगभग अभी कुछ अगर बात की जाए तो हो सकता हो कि आज या कल तक में कुछ नए लोग भी इसमें जो है, हो सकता हो कि पूरा थाना सस्पेंड हो जाए या लेखपाल भी निलंबित हो सकता है, क्योंकि लेखपाल द्वारा वहां पे जो पैमाइश की गई उसमें किसी भी तरीके के अधिकारियों को नहीं बताया गया। वहां पे जो 2 या 3 पुलिसकर्मियों को ले गए, उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को भी नहीं बताया। फिलहाल आईजी साहब ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, एक एसओ और 2 सिपाही को भी निलंबित तो कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा क्या उसमें जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकियों की गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है, क्या पुलिस के रवैये के खिलाफ बस्ती की जनता लगातार ऐसे धरने पर बैठेगी और कार्रवाई की मांग करते रहेगी। राहुल, एक एसएचओ 2 सिपाही इसमें निलंबित हो गए हैं, कुछ दिनों बाद ये बहाल भी हो जाएंगे, 6, 7, 8 महीने बाद। लेकिन लापरवाही बहुत बड़ी है, एक 13 साल की बच्ची की जान गई है। लेखपाल ने पैमाइश की, बट अपने अधिकारियों को जानकारी इसकी नहीं है, ना तो इसको कानून गो को जानकारी है, ना नायब तहसीलदार, ना तहसीलदार, इसके ऊपर के अधिकारियों की बात तो छोड़ दीजिए। यानी लेखपाल के जो ऊपर के अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को भी इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस की लापरवाही के खिलाफ अभी भी बस्ती के लोग धरना दे रहे हैं, चूंकि उन्हें पूरी तरह से न्याय नहीं मिला है। अभी 6 लोग फरार हैं इस पूरे मामले में, बहुत ही संज्ञान मामला है। हालांकि उम्मीद आईजी से है बस्ती के लोगों को, और हमें भी उम्मीद है आईजी से कि आईजी इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच करवाने की कोशिश करेंगे। उसी को जांच नहीं दे देंगे जो खुद ही गुनहगार है। अगर उसी को जांच दे देंगे तो क्लीन चिट दे देगा अपने आप को ना, बड़ी सीधी सी बात है। हाँ, अभिषेक सिंह भदोही से कौन सी खबर है आज की बड़ी? धन्यवाद जितेंद्र, आपका, आदर्श आपका भी धन्यवाद। सिर्फ अभिषेक को लेकर स्क्रीन पे। जी राहुल जी, अगर मैं भदोही की बात करूं तो भदोही में आज सुबह सुबह एक चर्चित घटना सामने आई, जहां पुलिस और जो है कि अफसर जनपदी चोरों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में चोटें आई हैं मुठभेड़ में। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पुलिस महकमा इस समय जो चोर हैं, डाकू जो है कि बदमाश, उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाती हुई नजर आ रही है पूरे भदोही में। जी, अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि जब तक मैं जो है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। जी राहुल जी। और शांत बैठना भी नहीं चाहिए भाई, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। धन्यवाद। अमेठी से कुलदीप जी, आज की खबर कौन सी है बड़ी? जी, मैं राहुल आपको बता देना चाहता हूं कि आज रात में लगभग 12:45 पर जगदीशपुर तिराहे पर एक ट्रक जो रायबरेली से अयोध्या जा रहा था, अचानक श्याम बहादुर पत्रकार हैं, उनके बिल्डिंग में जा टकराया, जिससे लोग तो बच गए, कोई जन की हानि नहीं हुई है, लेकिन ट्रक टकराने से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। दूसरी खबर अमेठी से है। एक दिन पूर्व जिस प्रकार से एसडीएम, नायब तहसीलदार और लेखपाल को
पथराव करके मौके से जो बंजर जमीन थी वहां से जो खाली कराने गए थे एसडीएम, उसको उनको वहां से भगा दिया जाता है। लेकिन उसी में आज पुनः सवेरे सुबह एसडीएम के साथ साथ पूरी राजस्व की टीम बुलडोजर लेकर, जेसीबी लेकर जाती है और बंजर भूमि और अतिक्रमण वाले क्षेत्र को पूरी तरह से खाली कराकर उन भूमाफियाओं से मुक्त कराने का काम करती है। ये घटना अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज माधोपुर सेक्टर नंबर 13 की घटना है, जहां पर एक दिन पूर्व एसडीएम गई थी और उस जमीन को खाली करा रही थी। उसी पर अराजक तत्वों ने, दबंग लोगों ने उन पर पथराव किया था और उसमें जो है 5 लोगों को इस समय मुकदमा लिखकर उनको जेल भेज दिया गया है। अमेठी से कुलदीप सिंह, IBC 24 न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद और बहुत ही शानदार रिपोर्ट है कुलदीप भाई आपकी, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। 12 बजे खबर देखने के लिए आप सभी दर्शकों का कल फिर इसी वक्त मिलेंगे और अगले हफ्ते हम चर्चा इस बात की करेंगे कि जिलाधिकारी और एसपी अपने जिले में कैसे काम कर रहे हैं। नमस्कार।